नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू CUT EPG जेनी प्लेटफॉर्म। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जो अगले क्वेश्चन पीछे मैंने 3-4 वीडियो अपलोड किए हैं 2023 का एनवायरमेंटल साइंस का जो पेपर था उसके एनालिसिस के। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में फैलाएं, जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसर्शन दे रखा है अपन को कि lichen are symbiotic association between the algae and fungi. देन इसका रीजन क्या है, द algal component in the lichen is known as phycobiont and the fungal component is known as mycobiont. ये है क्वेश्चन आपका। दोनों स्टेटमेंट सही है। पहले वाला स्टेटमेंट बोल रहा है कि लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसके बीच में, एल्गी और फंगी के बीच में, और एल्गल कंपोनेंट को कहते हैं फाइकोबायोंट और फंगल कंपोनेंट को बोलते हैं माइकोबायोंट। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बट रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। मैं आपको बताता हूँ लाइकेन क्या चीज़ होती है। लाइकेन में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, इसमें म्यूचुअली एसोसिएशन होता है किसका, फंगल कंपोनेंट और एल्गल कंपोनेंट का, दोनों का यूजफुल एसोसिएशन होता है। जिसमें एल्गल कंपोनेंट होता है उसको तो अपने फाइकोबायोंट बोलते हैं, और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको माइकोबायोंट बोलते हैं। फाइकोबायोंट जो एल्गल कंपोनेंट है वो होता है ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक होता है, वो अपना खाना खुद बना सकता है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो क्या करता है, अपना खाना बना के फंगल कंपोनेंट को प्रोवाइड करता है। जो ये फंगल कंपोनेंट होता है वो होता है हेटेरोट्रोफिक। वो खाने के मामले में इस पर डिपेंडेंट होता है, किस पर, एल्गल कंपोनेंट पर। तो एल्गल कंपोनेंट इसको खाना देता है, जबकि फंगस कंपोनेंट क्या करता है, उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। ये लो, इन दोनों के मैं जो भी कार्य है वो लिख देता हूँ यहाँ पर। एल्गल कंपोनेंट क्या करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और मिनरल वाटर प्रोवाइड करता है, फूड ऑल्सो प्रोवाइडेड बाई फाइकोबायोंट। जबकि फंगल कंपोनेंट क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, किसको, एल्गल कंपोनेंट को। ये दोनों एक दूसरे के कार्य हैं, और इसी रिलेशनशिप को कहते हैं म्यूचुअली रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि दोनों दो पार्टनर है, वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ हेल्प ले रहे हैं और वापस में उसको कुछ ना कुछ रिटर्न में दे रहे हैं। ये होता है म्यूचुअली रिलेशनशिप। लाइकेन की एक और खासियत है, लाइकेन क्या होते हैं, बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं किसके, पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। ये क्या करते हैं, जहाँ पर भी SO2 की कंसंट्रेशन है, SO2 आपको पता है एक पॉल्यूटेंट है जो कि थर्मल पावर प्लांट से इमिट होता है, या फिर व्हीकल इमिशंस होते हैं, व्हीकुलर पॉल्यूशन, उनसे भी इमिट होता है। तो जहाँ भी SO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर आपके लाइकेन है ना ग्रो ही नहीं करेगा, डोंट ग्रो। तो ये होती है लाइकेन की खासियत। इसलिए लाइकेन क्या करता है, पॉल्यूशन का इंडिकेटर की तरह काम करता है। वो दिखा देता है कि इस जगह पर SO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 62 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पूछा है आपके प्लांट फिजियोलॉजी पोर्शन से, बॉटनी के पोर्शन है प्लांट फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी। इसमें स्टेटमेंट 1 क्या है, इन द कोर्स ऑफ रेस्पिरेशन के कोर्स में द 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया टू 2 कार्बन एसिटाइल ग्रुप। ये हुए पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द Krebs cycle begin with acetyl coenzyme and each acetyl group is oxidized in a series of reaction to yield 2 additional molecules of CO2, 1 molecule of ATP, and 3 molecule of NADH and 1 molecule of FADH2। इसके लिए
हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन किसके लिए होता है? ये क्रेब साइकिल के लिए, क्रेब साइकिल के लिए होता है। किस में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन? होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म में, इसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है। इसमें प्रोसेस के थ्रू ग्लाइकोलाइसिस होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में मेन जो इसकी जनरल रिएक्शन होती है, इसमें क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिग्रेड होके CO2 बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी बनाता है। एनर्जी बनती है जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, NADP और FATP, फैटी एसिड के फॉर्म में एनर्जी बनती है। अब साइटोप्लाज्म, ये थोड़ा इसको स्क्रीन को ऊपर कर देता हूँ। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में आपको पता है सेल का जो फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल लिक्विड है जो न्यूक्लियस के चारों ओर होता है पोर्शन। इसके अंदर क्या होता है? आपके ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है जिसमें पाइरूवेट होता है, बनता है जो फाइनल प्रोडक्ट पाइरूवेट। और ये पाइरूवेट क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। ये गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर इस पाइरूवेट का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। पाइरूवेट का होता है आपके ऑक्सीडेशन, किसमें? मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इसका ऑक्सीडेशन होता है। जिससे क्या बनता है? तीन तो बनते हैं CO2 के मॉलिक्यूल्स और बनती है साथ में ATP। ATP सिंथेसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की अंदर, इंटरनल मेम्ब्रेन में ATP का सिंथेसिस होता है। फिर पाइरूवेट का मैट्रिक्स में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटरी डीकार्बोक्सिलेशन, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, उसकी हेल्प से होता है। एंजाइम का नाम लिख लो, आप नोट करके पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइम एग्जाम। एंजाइम का नाम है आपके पाइरूवेट डी हाइड्रोक्सिनेज, डिहाइड्रोजिनेज हाइड्रोजिनेज। ठीक है, याद रखना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो स्टेटमेंट में पूछी है आपके, क्या है? वो है कि पायरुविक एसिड या पाइरूवेट जो भी आप कह सकते हैं, वो कुछ एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिलकर और NADH के साथ मिलकर ये क्या करता है? मैग्नीशियम के प्रेजेंस में। और कौन सा एंजाइम था? ये वाला जो पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज इस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करता है? एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है। एसिटाइल कोएंजाइम बना लेता है, उसके साथ बनती है CO2, फिर NADH का फॉर्मेशन होता है, साथ में निकलते हैं प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आगे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसमें। एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करता है बाद में, ये वाला, ये आपके एंटर करता है क्रेब साइकिल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट साइकिल है, ये भी आपके एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है। ये सेकंड वाली स्टेटमेंट इसी से पूछी है। क्रेब साइकिल को और क्या क्या बोलते हैं आपके, देखिए, इसको बोलते हैं TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पर स्लाइड में इस साइड लिखता हूँ, स्पेस है। पायरुविक एसिड होता है, वो 4 NADH मॉलिक्यूल, 4 NAD
पॉजिटिव के मॉलिक्यूल्स, एक FAD का मॉलिक्यूल, दो आपके वाटर मॉलिक्यूल, फिर ADP प्लस पे मॉलिक्यूल्स। ये मैट्रिक्स में, किसकी मैट्रिक्स? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में रिएक्ट करते हैं सारे एक साथ, और फॉर्मेशन होता है आपके CO2 का। 4 हो गए NADH मॉलिक्यूल्स, 4 हो गए प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स, एक FADH, H2, देन OTP फॉर्मेशन। ATP बनते हैं जो एनर्जी के फॉर्म में। तो इस हिसाब से अपन बोल सकते हैं कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 6 तो निकालता है CO2 पूरा ऑक्सीडाइज होके, 8 होता है NADH फॉर्मेशन, 7 में प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स, 2 हो गए FADH2, 2 हो गई ATP फॉर्मेशन। ये हो गया आपके पूरा साइकिल का समरी, क्या ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। तो इसमें क्या बोला है पहले स्टेटमेंट में, इन द कोर्स ऑफ रेस्पिरेशन 3 कार्बन का पाइरुवेट होता है मॉलिक्यूल्स, वो टूटता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में 2 कार्बन के एसिटाइल ग्रुप्स में। ये बात सही है। जो पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड था वो एसिटाइल कोएंजाइम में टूट गया था, जो कि था 2 कार्बन का कंपाउंड है। स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है? द क्रेब्स साइकिल बिगिन विद द एसिटाइल कोएंजाइम एंड ईच एसिटाइल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड इन ए सीरीज ऑफ रिएक्शंस एंड यील्ड 2 एडिशनल मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ये देखिए यहाँ पर, ये 2 एडिशनल मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, then 1 molecule of ATP, then 3 molecules of NADH, and 1 molecule of FADH2। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आल्सो बी राइट। तो इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ये रिएक्शंस याद रखना, प्लॉट फिजियोलॉजी का पार्ट है, एग्जाम में आता है इस पोर्शन से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 63। ये आपके पूछा है मैच ऑफ द फॉलोइंग है। इसमें हेलोफाइट्स क्या होते हैं? हेलोफाइट्स होते हैं जो कि साल्ट की प्रेजेंस में उगते हैं, एक्सोफाइट्स या साल्ट की प्रेजेंस में रहते हैं, क्वेरिफाइट्स बोलते हैं। एक और 2 हो गए आपके, तो आपका क्वेश्चन इससे सॉल्व हो गया। B4 थर्मोफाइल्स जो हॉट स्प्रिंग्स या एक्सट्रीम टेम्परेचर में रहते हैं, या फोर्थ इसका बी का फोर्थ। एल्कलिनोफाइल्स या आपके जो एल्केन सोडा लेक्स होती है उसमें पाए जाते हैं, और क्रायोफाइल्स होते हैं आपके पोल्स पर, जो बिल्कुल ही लो टेम्परेचर का रीजन होता है, उनमें पाए जाते हैं आपके क्रायोफाइल्स। पोलराइज, ये क्या होता है आपके? क्रायोस्फेयर भी बोलते हैं इसको, क्रायोस्फेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री स्पीसीज आर मेनली फाउंड इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट? कौन सी फ्री स्पीसीज है जो कि पाई जाती है मेनली किसमें? एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। तो ये काफ़ी टफ है क्वेश्चन, इजी नहीं है, क्योंकि इसे बच्चे याद नहीं रख पाते हैं कि कहाँ पर कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कैटेगरी का था, बट कोई ना, पूछ लेते हैं, क्योंकि इकोलॉजी पोर्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं। धीरे धीरे आपके एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, तो आपको भी थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना जरूरी हो जाता है। इसका आंसर है आपके डाइपेटरोकार्पस स्पीसीज। ये स्पीसीज होती है जो मेनली पाई जाती है किसमें? वेस्टर्न घाट रीजन में। इसकी एक और स्पीसीज होती है, कौन सी है? कि बोर्दुलियानी, बोर्दुलियानी इसका एग्जांपल है एक और, बोर्दू डबल एल ओ एन आई, डबल एन आई, बोर्दुलियानी होती है। इसकी खासियत क्या है डायप्टेरो स्पीसीज की? ये यूजफुल होती है किसमें? टिम्बर। इसका टिम्बर बड़ा काम का होता है, जो आपके हैंडीक्राफ्ट जो फर्नीचर बनाए जाते हैं वो इसकी लकड़ी से। ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन में भी काम आती है, हर्बल मेडिसिन इसमें भी काम आती है। थर्ड लार्जेस्ट है और मोस्ट डाइवर्स जीनस है
किसका? पूरे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट और मोस्ट डाइवर्स जीनस। और एंडेमिक स्पीसीज है किसमें? IUCN की आपके रेड लिस्ट में अभी कैटेगराइज की गई हुई है। कौन सी कैटेगरी में? एंडेंजर्ड स्पीसीज, उस कैटेगरी में डाइप्टेरोकार्पस स्पीसीज। और भी बाकी स्पीसीज की बात कर लेते हैं यहाँ पर। कौन सा है? एक है टर्मिनालिया स्पीसीज। टर्मिनालिया स्पीसीज में पेन से निकल लेता हूँ मैं। टर्मिनालिया स्पीसीज में ये एक मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट, जो कि कहाँ पर पाया जाता है? महाराष्ट्र के रीजन में पाया जाता है। महाराष्ट्र के जो विदर्भा का रीजन है, विदर्भा का रीजन, विदर्भ महाराष्ट्र। लार्जर स्ट्रोमिया स्पीसीज भी जो है ऑप्शन में दे रखी है, ये वाली लार्जेस्ट स्ट्रोमिया स्पीसीज। इनका एक्सप्लेनेशन देखें तो ये क्या है? इसको बोलते हैं आपके प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, प्राइड ऑफ इंडिया। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं दूसरे पेन से। प्राइड ऑफ इंडिया, ये नेटिव स्पीसीज है ट्रॉपिकल सदर्न एशिया में। ट्रॉपिकल सदर्न एशिया में ये नेटिव स्पीसीज है। और ये एक तरह का ऑर्नामेंटल प्लांट है, जो कि सजावट में काम आता है। ऑर्नामेंटल प्लांट पाया कहाँ जाता है? आपके राजस्थान में, राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान में। पूरे इंडिया के कौन कौन से पार्ट में ये आपके वेस्टर्न घाट में पाया जाता है? असम के रीजन्स में, वेस्ट बंगाल, इंडिया में इन स्टेट्स में पाया जाता है। और वेस्टर्न घाट्स के रेंजेस में भी पाया जाता है लार्जर स्ट्रोमिया स्पीसीज। इसको बोलते हैं प्राइड ऑफ इंडिया। ये नेटिव कहाँ का है? ट्रॉपिकल सदर्न एशिया का। ट्रॉपिकल सदर्न एशिया के काफी जो फॉरेस्ट है उनमें पाया जाता है। एक और प्लांट दे रखा है, पाइनस स्पीसीज, काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट प्लांट। ये एक तरह की हिमालयन स्पीसीज है, हिमालयन स्पीसीज। हिमालय की रेंजेस में पाई जाती है, वेस्टर्न घाट्स में जो फॉरेस्ट होते हैं, वो फॉरेस्ट होते हैं, वेस्टर्न घाट में जो फॉरेस्ट होते हैं उनको बोलते हैं आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसमें आपके पहला जो पाए जाते हैं उसमें रोजवुड होता है, महोगनी होता है, इबोनी होता है, ये सारे के सारे प्लांट्स पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स में। पाइनस की और भी बहुत सारी स्पीसीज हैं, जैसे कि पाइनस रॉक्सबर्गाई, रॉक्सबर्गाई, पाइनस अरमंडाई, पाइनस इंसुलेरिस, इंसुलेरिस, ये याद रखना आप, केवल आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता, क्या पता आ जाए आपके एग्जाम में। अगर इन डेप्थ अगर ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन इतना आता नहीं, कोई से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके 65, अ टाइप 1 सर्वाइवलशिप कर्व इंडिकेट बाय द लो मोर्टेलिटी ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइफ एंड हेवी मोर्टेलिटी व्हेन द मेंबर्स रीच द एज ऑफ सेनेसेंस इज शोन बाय। तो ये बोल रहा है कि टाइप 1 जो सर्वाइवलशिप कर्व होता है वो इंडिकेट होता है लो मोर्टेलिटी ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द हेवी मोर्टेलिटी व्हेन द मेंबर रीचेज द एज ऑफ सेनेसेंस। ये आपके ह्यूमंस में देखा जाता है कि ह्यूमंस जो आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट है लाइफ का, उसमें उनकी मोर्टेलिटी कम होती है। और जब वो बूढ़े हो जाते हैं या फिर उनका जो उम्र काफ़ी बढ़ जाती है, एजिंग की प्रोसेस में या सेनेसेंस की प्रोसेस में आते हैं,
तो धीरे धीरे मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है। ये होता है आपके ह्यूमंस के केस में। मैं आपको बताता हूँ कि सर्वाइवलशिप का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट में भी, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया आपके कर्व में। ये कांस्टेंट कर्व, ये टाइप 2 कर्व, ये टाइप 1, ये हो गया आपके टाइप 3। ये कौन सा हो गया टाइप 1, ये हो गया टाइप 2, ये हो गया आपके टाइप 3। ये तीनों टाइप के कर्व। अब इसमें टाइप 1 कर्व है, इसमें क्या होता है कि पहले तो जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो अपना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो गुजार लेगा। फिर धीरे धीरे जब ईयर्स बढ़ते जाते हैं फिर उनकी डेथ होना स्टार्ट होती है। टाइप 1 सर्वाइवलशिप का एग्जांपल देखें तो इनको एक तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। कौन सा होता है रिप्रोडक्टिव। सेकेंड वाले को बोलते हैं आपके प्री रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन इससे पहले वाले, तो इसको बोलते हैं आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव। थर्ड वाला बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पहला वाला कर्व है जो कॉन्वेक्स शेप का है, ऐसे है ना, तो ये कौन सा शेप होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स शेप होता है। फर्स्ट टाइप के जो कर्व है उसके एग्जांपल है आपके, एक तो देखा ही था आपने ह्यूमंस, फिर ड्रोसोफिला और मैमल्स। सारे सारे मैमल्स इसी कैटेगरी में आते हैं। जबकि प्री रिप्रोडक्टिव फेज या फिर जो सेकेंड टाइप का कर्व है या डायगोनल कर्व, इसको डायगोनल कर्व भी बोलते हैं क्योंकि ये डायगोनल शेप में बीच में है। इसमें क्या होता है कांस्टेंट लॉस होता है ऑर्गेनिजम्स का। ये कांस्टेंट रेट से वो पैदा होते हैं और मरते जाते हैं धीरे धीरे, उनका मोर्टेलिटी रेट। और इसके एग्जांपल है आपके बर्ड, बटरफ्लाईज, बटरफ्लाई, पेरेनियल जो प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे प्लांट है, इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स भी इसी के एग्जांपल है। और टाइप थर्ड जो कर्व होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, उसमें काफ़ी इंसेक्ट्स भी आते हैं। जो पैदा होते ही ढेर सारे इंसेक्ट्स वो मर जाते हैं। फिशेस बहुत कुछ ही सर्व कर पाते हैं। जैसे फिशेज है ढेर सारी अंडे देती है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ अंडे जो उनमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो फिशेज होती है छोटे बच्चे, वो मर जाते हैं और बहुत ही मिनिमम नंबर है वो आगे लाइफ को सर्वाइव कर पाता है। सी टर्टल हुआ, सी टर्टल, ओइस्टर ऑल्सो, ओस्टर्स, ये भी आपके इसके टाइप थर्ड के एग्जाम्पल है। तो ये हो गया आपका सर्वाइवलशिप का, इसमें इसका आंसर था ह्यूमंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 66, अरेंज द फॉलोइंग ट्रॉपिकल लेवल्स इन असेंडिंग ऑर्डर द डिकम्पोजर फूड चेन। असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है डिकम्पोजर फूड चेन में। तो सबसे पहले आपके आएगा डेड ग्रास। असेंडिंग पूछा है, डिसेंडिंग नहीं पूछा है, ठीक है। तो डेड ग्रास होती है, फिर होता है आपकी फंगी, क्योंकि डेड ग्रास है तो उसको फंगी या फंजाई वो जो भी है वो खाएगा। उसके बाद कोल्यूमेला, कोलम्बोला, कोलम्बोला इसका प्रेडेटर है। ये एक तरह का ओमनीवोर है। ओमनीवोर है जो ऑर्गेनिक मैटर को खाता है, डिग्रेड करता है, डिकम्पोज करता है। और कोल्यूम्बोला को कौन खाता है, प्रेडेटरी जो आपके माइट्स होती है वो इसको फीड करती है कोलम्बेला को। कोलम्बेला को स्प्रिंग टेल भी बोलते हैं, स्प्रिंग टेल, याद रखना, काफ़ी अजीब सा नाम है इसका,
स्प्रिंग टेल। तो ये हो गया आपके ऑरेंज। तो डेड ग्रास, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछता तो डेड ग्रास सबसे नीचे होती है और डेट्रीमेंट ऊपर होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपके ऑप्शन नंबर थर्ड। पहले बी आया, फिर ए, जाई, देन कोलम्बेला डी, फिर सी। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ प्राइमेट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। कौन सी प्राइमेट्स की स्पीसीज है जो वेस्टर्न घाट तक ही सीमित है और कहीं नहीं पाई जाती। तो काफ़ी टफ है क्वेश्चन। इसके लिए आपको वेस्टर्न घाट में जो भी सारे के सारे जो एनिमल फोना स्पीसीज है उनका पता होना चाहिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन नहीं है, टफ है। बेसिक नॉलेज के लिए तो नहीं हो पाता, ये कॉमन सेंस से भी नहीं हो पाता। कौन नहीं ट्राई करता है। देखिए ये क्वेश्चन, इसका सही आंसर तो है ऑप्शन नंबर थर्ड, नीलगिरी लंगूर और लॉन टेल्ड मकाऊ। ये दोनों वेस्टर्न घाट तक ही पाए जाते हैं। ये वेस्टर्न घाट के जंगलों में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। जबकि गोल्डन लंगूर या होलू गुब्बन और हनुमान लंगूर जो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी और भी बाकी जगह पर पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट में। ये दोनों वेस्टर्न घाट की एंडेमिक स्पीसीज है। एंडेमिक स्पीसीज स्पीसीज है नीलगिरी लंगूर और हलोन मकाऊ। नीलगिरी लंगूर आपके आयुष्मान की जो रेड लिस्ट है उसमें भी कैटेगराइज किया गया है। अब आगे बात करें तो गोल्डन लंगूर कहाँ पाया जाता है। गोल्डन लंगूर आपके वेस्टर्न असम का जो पार्ट है, वेस्टर्न असम, ब्लैक माउंटेन ऑफ भूटान, ब्लैक माउंटेन ऑफ भूटान, यहाँ पर भी पाए जाते हैं कौन, गोल्डन लंगूर। होलू गिबिन, होलू गिबिन ईस्टर्न बांग्लादेश का पोर्शन है उसमें पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया का और म्यांमार में। आप एक बार इन सब की फोटो देखना तो आपको याद हो जाएगा। मैं लेके नहीं आ पाया फोटो, स्लाइड्स में मेरे को डालनी चाहिए थी, सॉरी इसके लिए। लेकिन आप भूलना मत, इन सबके फोटोज देखोगे तो आपको याद रहेगा, काफ़ी हद तक विजुअलाइज कर पाओगे, इमेज से ज़्यादा जल्दी याद होता है। हनुमान लंगूर आपके इंडिया के मेजोरिटी पार्ट्स में पाया जाता है, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये ग्रे लंगूर भी होता है, ग्रे लंगूर, हनुमान लंगूर। इसका मुंह थोड़ा सा काला होता है और ग्रे कलर का होता है। जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 67 इसका आंसर था, नीलगिरी लंगूर और लॉयनटेल मकाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या दे रखा है कि द पोइजन डार्ट फ्रॉग ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका की बात हो रही है, आर ब्राइटली कलर्ड। कि साउथ अमेरिका में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स, वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं। क्योंकि रीजन क्या दे रखा है, क्योंकि नेटिव पीपल इन साउथ अमेरिका आर यूज द टॉक्सिन ऑन ब्लू गन डार्ट्स। ये इसका कोई रीजन नहीं हुआ, बट दोनों स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नोट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब जो ये पॉइजन डार्ट फ्रॉग है, इसके जहर का इस्तेमाल ब्लोगन डार्ट्स में करते हैं। ब्लोगन डार्ट्स क्या होती है, एक तरह से जो एक स्टिक्स पर होल होता है बम्बू टाइप का, उसके अंदर ये पॉइजन भर के जो तीर एरो होता है उसके अंदर डालते हैं। फिर उसको कोई भी हंटिंग करने की पर्पज से या वॉरफेयर में काम में लेते हैं। यहाँ के नेटिव लोग होते हैं ब्लोगन डार्ट में, और उस एरो होता है उसके टिप पर ये पॉइजन है वो लगा देते हैं, ताकि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जाके हिट करे या फिर कोई भी आदमी को या जानवर को, तो वहीं पर वो पॉइजनस उसके बॉडी में एंटर करके उसको बेहोश कर सकता है, या फिर और खतरनाक है तो उसको मार भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा है आपके, प्लांट के ड्राइव्ड जो सब्सटेंस है उनका ओरिजिनल सोर्स क्या है।
तो मॉर्फिन कहाँ से आता है? देखिए आप, मॉर्फिन आपका आता है पेपोवर सोमनिफेरम, पेपोवर सोमनिफेरम, ऑप्शन नंबर ए का 4 से एच। फिर क्विनिन, क्विनिन आता है आपके चिलिंचोना, चिलिंचोना स्पीसीज होती है, उनसे आता है। फिर अर्टेमिजिनिन, जो ये सब्सटेंस याद आ गया, अर्टेमिसिया अन्युआ, ये रहा इसका प्लांट। टेक्सोल आता है आपके टेक्सास ब्रेविफोलिया। आप नाम से भी काफ़ी अंदाजा लगा सकते थे कि टेक्सोल टेक्सास आता है, तो डी का 1 हो जाता है। तो आपका आंसर ऐसे ही ठीक हो जाता है। थोड़ा सा पकड़ लेते तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था, कॉमन सेंस से भी हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस मेक स्पाइनल नर्व्स इन वर्टिब्रेट्स? कौन सा कॉम्बिनेशन है जो स्पाइनल नर्व्स बनाता है वर्टिब्रेट्स में? स्पाइनल नर्व्स क्या होती है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जो इंटीग्रेटेड पार्ट होता है किसका? पीएनएस का। पीएनएस जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये आपका मुंडी हो गया, मुंडी जो गर्दन से लेकर टेल बोन तक, जो पोर्शन होता है उसमें स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसमें स्पाइनल नर्व्स पाए जाते हैं। ये आपके पार्ट होता है पीएनएस का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये किससे बनता है? 1 रूट्स ईच ऑफ डोर्सल एंड वेंट्रल नर्व्स, एक रूट से, जो डोर्सल और वेंट्रल नर्व्स दोनों साइड होती है, उनके रूट से बनता है क्या? स्पाइनल नर्व्स। अब स्पाइनल कॉर्ड में जो का फॉर्मेशन होता है कैसे होता है बताओ? ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में आपके इसके 31 पेयर्स पाए जाते हैं। 31 नर्व्स, नर्व्स के 31 पेयर्स पाए जाते हैं। कैटेगराइज करें तो 8 पेयर होते हैं आपके सर्वाइकल के, 12 पेयर थोरेसिक बोन्स, 5 पेयर होते हैं लंबर बोन में, 5 होते हैं सेक्रर, फिर एक पेयर होता है कोक्लिया में। कौन सा है नाम है? 8 पेयर होते हैं सर्वाइकल, फिर है थोरेसिक, फिर है लंबर, सेक्रेल, कोक्लीगल, कोक्लियल। ये हो गए आपके 31 पेयर्स, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल कॉर्ड्स में 31 पेयर्स होती है नर्व्स, 8 पेयर्स होते हैं सर्विकल्स में, 12 पेयर्स होते हैं थोरेसिक में, 5 होते हैं लंबर में, 5 होते हैं सैक्रल में, और एक होता है कोक्लीगल में। ये हो गया आपका क्वेश्चन। और कॉम्बिनेशन कहाँ पाया जाता है? स्पाइनल कॉर्ड्स के एक रूट्स में, ईच ऑफ द डोर्सल और वेंट्रल नर्व्स। क्वेश्चन नंबर 71, इन इनहेरिटेड डिजीज इन which very few healthy red blood cells are formed and those formed are thin and extremely fragile is known as? तो इसको क्या बोलते हैं? ओके, तो इसका आपके थैलेसीमिया, थैलेसीमिया इसका आंसर है। थैलेसीमिया में क्या होता है कि जो हेल्दी रेड ब्लड सेल होती है वो फॉर्म होती है और थिन, पतली हो जाती है और एक्सट्रीमली फ्रेजाइल होती है, हो जाती है इस डिजीज होने के बाद में। ये एक इनहेरिटेड डिजीज है जो 1 जनरेशन से सेकंड जनरेशन, अगली जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ये किसकी वजह से होता है थैलेसीमिया? ये आपको पता है म्यूटेशन से, म्यूटेशन से या फिर डिलीटेशन, डिलीशन, डिलीशन से होता है। रिजल्ट क्या होता है कि रिड्यूस हो जाता है सिंथेसिस ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन, चेंज होती है हीमोग्लोबिन की, उसका जो सिंथेसिस होता है वो कम हो जाता है, तो वो कोज कर देता है एनीमिया। क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स होती है जो कि, जबकि सिकल सेल एनीमिया तो है वो होता है क्वालिटेटिव प्रॉब्लम्स का, जिसमें सिंथेसिस वेरी लेस ग्लोबुलिन, ग्लोबिन जो होता है उसका सिंथेसिस कम होता है, तो सिकल सेल एनीमिया होता है। जबकि अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेंज होता है,
हीमोग्लोबिन की, उनका सिंथेसिस अगर कम हो जाता है तो थैलेसीमिया हो जाता है। याद रखना आप। अल्फा और बीटा चेंज, अल्फा एंड बीटा चेंज होती है हीमोग्लोबिन में। किसकी? ग्लोबिन की। ग्लोबिन चेंज होती है किसमें? हीमोग्लोबिन में। अगर इन दोनों चेंज में का सिंथेसिस कम हो जाता है तो हो जाता है एनीमिया, वो आगे जाकर थैलेसीमिया बन जाता है। अब इनका सिंथेसिस कम हुआ तो ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है कि भाई अगर इनका सिंथेसिस प्रॉपरली होता रहेगा तो ये नहीं होगा थैलेसीमिया। जबकि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी तो बनती है इस चेन में, बट होता क्या है, वो जो बनी हुई आरबीसी होती है उनका शेप चेंज हो जाता है, बाई कॉनकेव शेप हो जाता है, मतलब इलोंगेटेड हो जाती है। इसीलिए अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है? दो टाइप के होते हैं थैलेसीमिया, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। दो थैलेसीमिया होता है। ये होता है आपके अल्फा ग्लोबिन चेन में, तो ये होता है आपके हीमोग्लोबिन। जो HBB जीन होता है किस पर? क्रोमोसोम 11 पर। क्रोमोसोम 11 पर। तो ये अल्फा और बीटा थैलेसीमिया, ये होता है दोनों चेन अफेक्टेड होती है इसमें। अब ये दोनों चीज़ें अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है कि ये कंट्रोल के द्वारा किया जाता है। ये आपके जो HbA1 और HbA2 जीन्स होती हैं, दो जीन्स होती है किस पर? क्रोमोसोम 16 पर। जबकि बीटा थैलेसीमिया HBB जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अल्फा थैलेसीमिया दो जीन्स जो क्रोमोसोम 16 पर होती है उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सिकल सेल एनीमिया डिजीज होती है, वो कंट्रोल किसके द्वारा की जाती है? ये देखिए आप, मैं बताता हूँ इसके बारे में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके। एक तो होती है आपके HbA, एक है HbB, ये दो जीन्स है। अगर ये जब ट्रांसफर होगा, जब दोनों पेरेंट्स में ये जीन हो, दोनों पेरेंट्स में अगर ये जीन हो तो ये डिजीज नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है। जैसे अब इसके तीन टाइप के अलग अलग पैटर्न बन सकते हैं। एक तो होमोजेनस पैटर्न बनता है जिसमें क्या होता है कि एक HbA है और एक HbA है, तो दोनों सेम हो गए, तो ये हो गए आपके नॉर्मल कंडीशन। इसमें ये जो भी पेशेंट है उसको और नॉर्मल है। फिर होता है एक हेटेरोजाइगस कंडीशन, इसमें क्या होता है आपके HbA और HB, ऐसे जो सिकल सेल एनीमिया का जीन है, तो सिकल सेल ट्रेट कैरियर है, एज ए कैरियर की तरह काम करता है। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो कैरी कर रहा है कौन सा? सिकल सेल एनीमिया का जीन। जबकि होमोजीनस रिसेसिव है, रिसेसिव, तो इसमें क्या होता है आपके दोनों जीन्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से? सिकल सेल एनीमिया के, और वो पर्सन हो जाता है इस डिजीज से अफेक्टेड, सीरियसली अफेक्टेड हो जाता है। अब ये किसके द्वारा होता है? बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड बाय द वेलिन एसिड। कोई हीमोग्लोबिन की चेन है, उसमें जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है किसकी? हीमोग्लोबिन की। उसमें जैसे ये कोई चेन है तो उसमें 6 नंबर की जो पोजीशन होती है उसमें नॉर्मली होता तो है ग्लूटामिक एसिड, लेकिन इसको रिमूव करके वहां पर कौन आ जाता है? वेलिन एसिड। वेलिन आ जाता है 6 पोजीशन पर, तो वो कोज करता है सिकल सेल एनीमिया। जिससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है उसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है अंडर द लो ऑक्सीजन टेंशन, ऑक्सीजन प्रॉपर मिल नहीं पाती है, और इसके थ्रू क्या होता है आपके जो आरबीसी का जो शेप था बाइकॉनकेव, वो ऐसे हो जाता है इलोंगेटेड, इलोंगेटेड सिकल टाइप स्ट्रक्चर में। पहले तो आपके डिस्क साइप, डिस्क शेप, लगभग बाइकॉनकेव डिस्क शेप जो स्ट्रक्चर थी वो इलोंगेटेड हो चुकी है, तो ये सीरियस प्रॉब्लम शो करता है। और
मौत भी हो सकती है सिकल सेल एनीमिया से, जो भी पेशेंट सर्वाइव कर रहा होता है। ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इज कैरिड इन द फॉर्म ऑफ, ये क्वेश्चन आपके रेस्पिरेशन जो एनिमल फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है उसे पूछा है। तो इसका आंसर है बाइकार्बोनेट फॉर्म में मोस्ट ऑफ द जो CO2 होती है उसी फॉर्म में कैरिड की जाती है। एल्विलाई जो होता है लंग्स में इंटरनल स्ट्रक्चर एल्विलाई, उसमें क्या होता है, जैसे CO2 है, CO2 वाटर के साथ मिलती है, अंदर आती है, तो और वो क्या बना लेती है H2CO3, और ये H2CO3 आगे ब्रेक होकर एक तो होता है बाइकार्बोनेट, होता है H+, ये दोनों बना लेती है। अब जो 7% के आसपास, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ कि भाई 70% जो CO2 का ट्रांसपोर्ट है वो किसके फॉर्म में होता है, आपके बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट जो है उसके फॉर्म में होता है, क्योंकि ये डिजोल्व हो जाता है। और एंजाइम कौन सा होता है आपके, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एनहाइड्रेज हो गया आपके बाइकार्बोनेट। 7% CO2 होती है वो डिजोल्व होती है प्लाज्मा वाटर में, बनाती क्या है, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ये हो गया 7% के आसपास। जो बाकी होता है वो होता है कार्बाइमिनो, कार्बा कार्बाइमिनो हीमोग्लोबिन होता है, वो आपके 20 से 25% जो होता है CO2 प्लस का फॉर्मेशन करके ये 20 से 25% ट्रांसफर करते हैं CO2 का। तो 70% तो हो गए बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, 7% के आसपास के जो प्लाज्मा वाटर में बाइकार्बोनेट बनता है उसके फॉर्म में, और जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है वो 20 से 25% के आसपास बना लेता है। और ये एंजाइम होता है वो प्लाज्मा और आरबीसी में पाया जाता है, याद रखना आप, कार्बोनिक और एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एनिमल सेल कल्चर से। इन द एनिमल सेल कल्चर मीडिया फिनोल रेड इज एजेड एंड विच गिव द मीडिया ए लाइट पिंक कलर। कि एनिमल सेल कल्चर में अपन मीडिया के रूप में फिनोल, रेड फिनोल ऐड करते हैं, जो कि मीडिया को क्या करते हैं, लाइट पिंक कलर देता है। फिनोल रेड इज एसेंशियल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट फॉर द सेल। तो इसमें क्या है, जो पहली स्टेटमेंट है वो सही है, अपन इसका यूज करते हैं फिनोल रेड का, जो कि मीडिया को पिंक कलर देता है, बट ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट नहीं है, ये आपके एक इंडिकेटर की तरह वर्क करता है, इंडिकेटर की तरह वर्क करता है। क्या होता है, जो भी कल्चर की प्रोसेस होती है उसमें अलग अलग टाइप के पैरामीटर होते हैं, तो उस पैरामीटर के बेसिस पर ये पूरी प्रोसेस चलती है कि सारा जो चीज़ें हैं पैरामीटर्स है वो एकदम सही कंडीशन में होनी चाहिए। जैसे पीएच हुई आपके, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हुई, CO2 हुआ, बफर, बफरिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर ओस्मोलैरिटी, ओस्मोलैरिटी, विस्कोसिटी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर तो ही, ज़्यादा टेम्परेचर होता तो मीडिया ग्रो नहीं हो पाता, सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए जो मीडिया को ग्रो करते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल कैन डेवलप इन द 7 से 7.4 की पीएच होती है, उसमें आपके ज़्यादातर कल्चर होता है, ये होती है आपकी पीएच की रेंज। अब फिनोल रेड जो इंडिकेटर है, फिनोल रेड वो इंडिकेटर की तरह यूज होता है। तो ये क्या करते हैं, अपन कल्चर मीडिया में बनाते हैं, तो कल्चर मीडिया में इसको मिक्स करने पर अगर कल्चर की पीएच अगर साथ गई तो ये जो इंडिकेटर है फिनोल रेड वो इसका कलर शो करेगा ऑरेंज। और अगर पीएच हुई 6.5 या फिर 6.5 तो आपके कल्चर का कलर चला जाएगा येलो और लेमन येलो, लेमन येलो। इफ कल्चर कलर will be change
more pink when pH goes to 7.6, और अगर pH 7.8 गई तो फिर वो हो जाएगा पर्पल कलर में चेंज। तो ये pH वेरी करती है अलग अलग टाइप से, आप याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। 7.4 जो pH होती है उसमें फिनोल अपना खुद का कलर दिखाता है, रेड कलर, रेड फिनोल इंडिकेटर है, ये शो करता है। तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। क्या है कि पहला स्टेटमेंट सही है बट दूसरा नहीं, क्योंकि ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट नहीं, ये एक इंडिकेटर, ये याद रखें। इस क्वेश्चन पर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 74, कैंसर ऑफ द बॉडी सॉफ्ट टिश्यूज आर कॉल्ड। कैंसर के बारे में पूछा है कि बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज है कि कैंसर को क्या कहते हैं। तो ये होता है आपके सॉफ्ट टिश्यूज का कैंसर सार्कोमा, सार्कोमा कैंसर बोलते हैं इसको, इसका आंसर। सर ये होता है किससे, बॉडी के जो सॉफ्ट टिश्यू कौन से होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यूज, उनकी वजह से जो इनमें डिवाइडिंग होती है सेल्स, की वजह से सार्कोमा कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। अब अलग अलग कैंसर्स के बारे में बात करते हैं। जो कार्सिनोमास कैंसर होता है वो होता है आपके एपिथेलियल सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स होती है उनसे होता है। और मेलिनोमा कैंसर होता है वो स्किन सेल्स में पाया जाता है, कौन होता है मेलिनोमा, ड्यू टू द मेलिनोसाइट्स। मेलिनोसाइट्स दैट कंट्रोल द पिगमेंट ऑफ स्किन, जो कंट्रोल करती है किसकी, पिगमेंट, स्किन के जो पिगमेंट होता है उसको कंट्रोल करती है। तो उन सेल्स की वजह से कैंसर होता है। अगर ल्यूकेमिया या लिम्फोमा कैंसर है, कौन सा, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। ये होता है आपका WBC में जो ब्लड सेल्स होती है उनमें होता है ल्यूकेमिया कैंसर। एक एडिनोकार्सिनोमा, क्या कार्सिनोमा से कैंसर आपको पता चल गया, ये था एपिथेलियल सेल्स में। एक है एडिनोकार्सिनोमा कैंसर, क्या होता है, ये स्टार्ट होता है किसमें, ग्लैंड्स में, जो कि एक ऑर्गन्स के अंदर होती है। कोई भी ऑर्गन्स के अंदर जो भी ग्लैंड्स पाई जाती है, वन ऑफ योर ऑर्गन्स, ये जैसे कोई प्रोस्टेट ग्लैंड की, प्रोस्टेट ग्लैंड हुई, ब्रेस्ट हुए, ब्रेस्ट कैंसर भी काफ़ी सीरियस टॉपिक है आज के टाइम में। तो इन ग्लैंड्स में जो कैंसर हो जाता है उसको एडिनोकार्सिनोमा कैंसर कहते हैं। एक न्यूप्लाजिया होता है, न्यूप्लाजिया ऑफ, उसको क्या बोलते हैं, न्यूप्लाजिया ऑफ एपिथेलियल सेल्स। इसमें क्या होता है न्यूप्लाजिया, इसमें एक्सेसिव ग्रोथ होती है, एक्सेसिव ग्रोथ होती है किसकी, सेल्स की, सेल्स की एक्सेसिव ग्रोथ होती है, तो आपके एडिनोकार्सिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल कैन बी कंसिडर्ड एंडोथर्मल। एंडोथर्मल कौन से होते हैं, तो एमनियोटा जो ग्रुप होता है, क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एमनियोटा। जो कि क्या होता है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है वो अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, तो उसके चारों ओर एक बाहर की तरफ एक कवरिंग होती है, जब वो बेबी बॉर्न होता है, अंदर जैसे बेबी हो गए तो उसके चारों ओर एक कवरिंग होती है, तो वो कवरिंग होती है एमनियन मेम्ब्रेन की। और वो सारे जो ऑर्गेनिज्म है के बाहर जो कवरिंग होती है उनको एमनियोटा में क्लासीफाई किया जाता है। इसके एग्जांपल है आपके सारे के सारे मेमल्स, बर्ड्स और कुछ फिशेज भी है, सारी नहीं, थोड़ी बहुत फिशेज की जो स्पीसीज होती है वो आती है इसके अंडर। एंडोथर्मल क्या होता है, एंडोथर्मल जो कि एबल एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रिगार्डलेस ऑफ देयर एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है,
वो मेंटेन कर पाते हैं अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जैसे अपन मैमल है, ह्यूमंस है, बाहर कोई भी टेम्परेचर हो, सर्दी गर्मी हो, लेकिन अपने बॉडी का टेम्परेचर सेम होता है 37 के अराउंड, बाहर वो फर्क नहीं पड़ता। तो वो सारे जो एनिमल्स है या ऑर्गेनिज्म है वो सारे एंडोथर्मल कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है व्हाट्सएप में 14 फॉलोइंग का क्वेश्चन आया है। इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है को पता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वन ऑफ मोर सुपर यूनिट्स इका 2 हो गया। देन फॉस्फोलिपिड्स द चेन ऑफ glycerol, fatty acids and phosphates all are the part of phospholipids. DNA is the chain of nucleotides. ये डी का 1 हो गया, डी का 1 चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सी का 1 है, एक आपके 2 है, ये हो गया। प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स की चेन्स मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफी इजी क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन पूछा है स्टेटमेंट 1 इज वायरस कंसिस्ट ऑफ ए कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए सराउंडेड बाय द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। अब वायरस कंसिस्ट होता है कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए की जो सराउंडेड होता है प्रोटीन कोट के द्वारा, जो क्या बोलते हैं उसको, कैप्सिड, कैप्सिड बोलते हैं। याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इन ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो एचआईवी वायरस होता है वहाँ पर एक एडिशनल एक्सटर्नल एनवेलप पाया जाता है, ये मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। एचआईवी में ऐसा होता है। और वायरस में जो कोलर होती है, कोलर, इसको कोलर पोर्शन भी पाया जाता है जहाँ पर प्रोटीन का कोटेशन होता है, उसको कैप्सिड होता है, कैप्सिड प्रोटीन कहते हैं। और कोर में इसके उसका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। कोई भी जैसे वायरस है तो उसके कोर के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है पाया जाता है, डीएनए हो, आरएनए, कुछ भी उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि एचआईवी में एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है जो कि प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 78 है, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैंड एरिया। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का एकदम बेसिक सेंस का क्वेश्चन है। अगर आपने वर्ल्ड पेपर हल्का सा भी देखा होगा तो आपको पता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा आपके एशिया, सबसे बड़ा एशिया, ये तो पता ही है सबको। फिर अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। फिर आपके आ गया यूरोप, ये हुआ एशिया सबसे बड़ा। अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, फिर अफ्रीका बी सबसे पहले, फिर ए, फिर सी डी, सी यूरोप है। यूरोप के बाद में आपके नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, फिर एक ओशिनिया। ओशिनिया कॉन्टिनेंट जो कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, उसको ओशिनिया कॉन्टिनेंट बोलते हैं। हो गया आपके सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है। तो इसका आंसर हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा है आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रोडोडेंड्रोन। रोडोडेंड्रोन होगा इसमें, रोडोडेंड्रोन। तो रोडोडेंड्रोन का कंजर्वेशन होता है आपके सिक्किम में, क्योंकि रोडोडेंड्रोन एक ऐसी स्पीसीज है जो हिमालयन रेंजेस में पाई जाती है। काफ़ी टफ है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी, कि कौन सा स्टेट पूछा पूछा भी क्या है कि भाई इंडिया का कौन सा स्टेट है जो किसके कंजर्वेशन के लिए जाना जाता है। तो रोडोडेंड्रोन का कंजर्वेशन सिक्किम में होता है। सिक्किम स्टेट स्पेशली इसी के लिए फेमस है कि वहाँ पर रोडोडेंड्रोन का कंजर्वेशन किया जाता है। तो आप याद रखना। और भी जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में पाए जाते हैं या चल रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा नज़र मार लेना, क्या पता आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो आज के वीडियो में अपन इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा। अभी अब थोड़े से क्वेश्चन बाकी है, 20-21 क्वेश्चन बाकी है इस पेपर के। आप इस चैनल CUTPG JNU को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को पहुँचाएं, ठीक है। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।